स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एवं साहित्य की विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ इस विषय से जो है जयशंकर प्रसाद और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों के सवालों का हल मिलेगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य में किस नजरिए से या किस नाते देखा जाता है, उनकी पहचान क्या है और क्या नाम उन्होंने हिंदी साहित्य में कमाया है। आइए छायावाद के आधार से। छायावाद हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में जो छायावाद जिसका ज्यादातर विद्वानों ने समय 1918 से लेकर 1936 तक बताया है, कई विद्वान 1920 से 1940 भी गिनते हैं। तो उन छायावाद के चार आधार स्तंभों में से एक है कवि जयशंकर प्रसाद। अन्य जो कवि हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। तो जयशंकर प्रसाद उन चार आधार स्तंभों में से एक है। अब उसके बाद है प्रसिद्ध कवि। छायावाद के प्रसिद्ध कवि के रूप में इनकी पहचान है। उसके बाद प्रसिद्ध नाटककार के रूप में बहुत सारे इन्होंने नाटक लिखे जिनमें सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर कहानियां, कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में और निबंधकार के रूप में इनकी हिंदी साहित्य में पहचान है। किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय में उनके द्वारा जो साहित्य साधना की गई है, जो पहचान बनाई है, जो नाम कमाया है, वो हमें सबसे पहले बताना चाहिए। तो वो हमने यहाँ बताया। अब बात करते हैं उसके जन्म की। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को गोवर्धन सराय काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अब आइए जानते हैं इनके माता पिता का नाम। पिताजी बाबू देवी प्रसाद साहू, बाबू देवी प्रसाद साहू जो सुगनी साहू के नाम से जो है मशहूर था, साहू खानदान काशी में। और उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी। इसके अलावा उनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके विवाहों के बारे में जानते हैं। प्रसाद जी का प्रथम विवाह 1909 में विद्यावासिनी के साथ हुआ और वो जो है अक्षय रोग के कारण वो चल बसी। और फिर जो है उनका दूसरा विवाह सरस्वती के साथ हुआ और वो भी अक्षय रोग के कारण चल बसी। उनके परिवार के लोग और जानकार लोग बताते हैं कि सरस्वती बहुत सारे कपड़े जो है उनके पहनती थी। शायद इसी कारण उनमें जो अक्षय रोग का संक्रमण हुआ और वो भी बीमार हुई और वो भी अक्षय रोग के कारण चली गई। और जयशंकर प्रसाद भी जीवन के अंतिम क्षणों में अक्षय रोग से ग्रसित हुए और उनकी भी मृत्यु अक्षय रोग के कारण हुई। तो ये देहांत का इनका कारण रहा। और फिर जो है बहुत ज्यादा पारिवारिक लोगों से, जानकार लोगों से जो है दबाव डाले तो उन्होंने तीसरा विवाह किया कमला देवी से। और कमला देवी से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम उन्होंने रत्न शंकर रखा। ये इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक परिदृश्य जिसको हम कह सकते हैं। अब आइए उनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा इनकी घर पर हुई क्योंकि पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। सुन्नी साहू प्रकांड पंडितों का परिवार था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई और संस्कृत माध्यम से इनकी जो है बहुत इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसमें जो है बहुत सारे ग्रंथों पर इनका अध्ययन करवाया गया। और उसके बाद कुछ शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज काशी में गए और फिर उन्होंने संस्कृत में एमए पास किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो आज भी कार्यरत है उसमें एक प्राध्यापक, संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में ये नौकरी किया। इन्होंने वहां अध्यापन कार्य किया। अब आइए जानते हैं इनका जो है ज्ञान। इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। बहुत अच्छे से इनके व्याकरणिक ज्ञान या शब्द ज्ञान सब प्रकार के जो है दोनों भाषाओं पूर्ण पकड़ बनाई, अधिकार बनाया। और इन्होंने वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का, पुराण का, इतिहास का और साहित्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। एक प्रकार से पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के रूप में जयशंकर प्रसाद को उनके जानकार या आलोचक आज जानते हैं। और जीवन में उनको भोजन बनाने, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते रहते थे। वो खुद भी बनाते थे और खाते थे और जो उनके पास उनके मित्र कवि गण
शतरंज खेलने का शौक था और इतने महान शख्सियत वो अक्षय रोग के कारण 1937 में हमारे बीच से विदा हुआ। आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद की जो रचना संसार, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कृतियां या प्रमुख पुस्तकें हम जानते हैं। चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, ये सब इनके काव्य संग्रह है। इनमें विभिन्न कविताएं हैं और कामायनी एक महाकाव्य है जो प्रसिद्ध महाकाव्य है हिंदी का, जो किंवदंती पर आधारित है। जो भगवान शिव की जो कहानी है वो बताते हैं कि एक बार दुनिया में प्रलय आई और सारी दुनिया प्रलय में बह गई और भगवान शिव बच गए। उन्हीं के प्रतिरूप मनु को यहाँ दिखाया गया। उसी कहानी का ताना बाना बनकर ये महाकाव्य लिखा है कामायन, बड़ा ही प्रसिद्ध महाकाव्य। और ये आंसू, ये भी प्रसिद्ध है, जो है रचना है, वियोग की कविता है। उसके बाद इन्होंने कंकाल, कंकाल ये उपन्यास है और तितली, इरावती, ये तीन उपन्यास लिखे। इरावती इनका अधूरा उपन्यास। कई लोग कहते हैं उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद ने 2.5 उपन्यास लिखे, ये अधूरा उपन्यास है। उसके बाद छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, करुणालय, ये इनकी कहानी संग्रह है। इन्होंने इन कहानी संग्रहों में अपनी कहानियां संग्रहित की हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और करुणालय। अब आइए बात करते हैं नाटक। एक घूंट, कामना, प्रायश्चित, कल्याणी और परिणय, ये इनके सामाजिक नाटक जो सामाजिक विषयों पर लिखे गए। एक घूंट, कामना, प्रायश्चित और परिणय। उसके बाद राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुरुस्वामिनी, विषाद, ये इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। अब आइए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। उनके साहित्य में कैसे हर व्याख्यान की तरह किसी भी लेखक या कवि के जीवन परिचय में जो विद्यार्थियों का जो सवाल रहता है कि ज्यादातर विद्यार्थी रचनाओं तक किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय को समाप्त करना चाहते हैं या इतना ही लिखना चाहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, जब तक आप किसी भी साहित्यकार या कवि के रूप में और लेखक के रूप में, चाहे वो निबंधकार है, कहानीकार है, नाटककार है या अन्य विधा लेखक, जब तक आप उसके साहित्य की विशेषताओं को नहीं जानेंगे, कारण होता है कि जो आंतरिक पक्ष होता है किसी भी व्यक्ति का, वो उसके विचार होते हैं और वो विचार उनके उसके साहित्य में समाहित कर दिए, वो उन्होंने अभिव्यक्त कर दिए। जब तक हम उसके समाज जो है साहित्य विशेषताओं को नहीं समझेंगे, तब तक उनके आंतरिक व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता कि वो क्या कहना चाहते थे, उनकी सोच क्या थी या उन कैसा जीवन जीना चाह रहे थे। तो आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले सामाजिक पक्ष। जयशंकर प्रसाद के पूरे साहित्य में 3 पक्ष देखने को मिलते हैं: सामाजिक, ऐतिहासिक और नारी। इन तीनों को लेकर इन्होंने सारी विधाओं में जो प्रयोग किए, कहानियों में भी वही हाल। तो इन्होंने सामाजिक चेतना अपनी कहानियों में जरूर दिखाई और इनके जो पात्र हैं वो पात्र हमने दिखाया कि इनके पात्र किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व न होगा, वो समाज में मानवता का पाठ सिखाते हैं। इनकी मानव, वो प्यार, प्रेम, त्याग, बलिदान का पाठ पढ़ाते हैं। और जयशंकर प्रसाद अपनी कहानियों के माध्यम से ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें लोग परोपकारी हों, त्यागी हों, कर्मठ हों और कर्तव्यपरायण। जैसे कि हम देखते हैं द्वितीय वर्ष में कहानी है पुरस्कार, उसमें मधुलिका के माध्यम से वो प्रेम पर कर्तव्य की जीत दिखाई गई है। और इनकी अन्य कहानियों में, चाहे वो चूड़ी वाले हैं, बिसाती है, दासियां हैं, बंजारे हैं, भिखारी है, इन सभी में विभिन्न सामाजिक पक्षों को दिखाया गया है। विराम चिन्ह, जिसमें जब मंदिर प्रवेश को लेकर दलितों और सवर्णों में जो है तनातनी होती है, उस विषय को दर्शाया गया है। भिक्षु कहानी,
इनमें विभिन्न सामाजिक पक्षों को दर्शाया गया है, चाहे वो वर्ण व्यवस्था से संबंधित हो या पितृसत्ता या विभिन्न जातिवाद या विभिन्न सामाजिक कुप्रथाएं, उन सभी को उजागर कर मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए जयशंकर प्रसाद अपनी कहानियों में नजर आते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले इनकी साइड विशेष मनोविश्लेषणवाद और द्वंद्व। इनकी कहानियों में मनोविश्लेषण जो है दिखाया जाता है, क्योंकि जो पात्र हैं वो विभिन्न प्रकार के तानों बानों में उलझे नजर आते हैं। जीवन को उलझन भरा दिखाकर उन पात्रों के व्यक्तित्व के माध्यम से विभिन्न समस्याओं को, विभिन्न द्वंद्वों को उजागर कर उन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास जयशंकर प्रसाद अपनी कहानियों के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि पुरस्कार कहानी का मैंने भी जिक्र किया, पुरस्कार कहानी में भी एक बार मधुलिका अरुण नाम के राजकुमार के प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लेती है, और वो बैठे बैठे जब उनका खेत बन रहा था तो वो सुनहरे भविष्य में खो जाती है और कौशल की रानी के रूप में जो है उनके ख्यालों में खो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसको राजकुमार कहता है अरुण की अभी अंधेरा हो गया, आप घर जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, तो रास्ते में जब जा रही है तो वो अंतर्द्वंद से उलझी, मनोविश्लेषण करती हुई, आत्म पश्चाताप करती है, आत्मग्लानि करती है, स्व अपराध बोध करती है, और स्व अपराध बोध स्वरूप वो स्वीकार करती है कि तू सिंहमित्र की कन्या जिसके पिता ने कौशल राज्य के लिए अपनी जान दे दी, और उसकी वीर की कन्या आज तू क्या करने जा रही है। और वो सब अपराध बोध जो है राजा को उसके सैनिक के साथ जाकर सारी कहानी बता देती है, और वो जो है अपना वो वास्तविक जो जीवन का जो उद्देश्य होता है, उनकी कर्तव्यों का निर्वहन जो जयशंकर प्रसाद की कहानियों में जो दिखाया गया है उसका निर्वहन करती वो दिखाई पड़ती है। तो इनका मनोविश्लेषण और द्वंद्व दिखाया गया है। ये सुनहरा सांप, प्रतिध्वनि और स्वरूप के खंडन। सुनहरा सांप में भी कि एक व्यक्ति को जिसमें जो है यौन लोलुपता है, यौन वासना का शिकार दिखाया गया है। तो इसी प्रकार अन्य कहानियों में भी इनके जो पात्र हैं वो मनोविश्लेषणवाद, गुंडा कहानी है, ये सभी मनोविश्लेषणवाद या द्वंद्व या काम वासना या विभिन्न सामाजिक पहलुओं के साथ साथ मनुष्य की उलझनों को, द्वंद्वों को जो है सुलझाते हुए, उनको दूर करते हुए जो है उस व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। अब आइए बात करते हैं ऐतिहासिक। हमने बात की थी ऊपर कि 3 पक्ष दिखाए, उनमें से एक पक्ष है ऐतिहासिकता। कुछ कहानियों के नाम मैं ले रहा हूं। सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहानारा, तामचीन और गुदड़ी मेला। ये कहानियां नाम पढ़कर ही पता लग जाता कि ऐतिहासिक परिवेश की कहानियां। और इसके अलावा पुरस्कार का भी हम नाम ले सकते हैं। पुरस्कार कहानी, तो ये कहानियां जो है सारी की सारी ऐतिहासिक परिवेश को लिए हुए हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो इतिहास उठाया है वो भारत का मध्यकालीन इतिहास है, जो पहली सदी से लेकर 6वीं सदी तक का जो दिखाया जो स्वर्णिम इतिहास है, जिसमें मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश और शुक वंश जो है आते हैं। विभिन्न चाहे उनके नाटक हो, चाहे कहानियां हो, उन सभी को मध्यकाल को के इतिहास को और आधुनिक इतिहास को उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। और ऐतिहासिक विषय वस्तु को उठाने का उद्देश्य था, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जिस समय रचना में व्यस्त थे वो समय भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। गांधी जी द्वारा विभिन्न आंदोलनकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे थे, और उस आंदोलन में भारतीय बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रहे थे। भारतीयों में जो है स्वाभिमान की भावना बढ़ी, और तो एक लेखक का जो कर्तव्य होता है अपनी लेखनी के माध्यम से अपने समकालीन लोगों को, भारतीय लोगों को जागृत करना चाहा, और उन्होंने वो बखूबी काम किया है। और विभिन्न जो ऐतिहासिक परिवेश के जो प्रसंग है उनको उठाकर जयशंकर प्रसाद ने चाहे वो नाटकों के माध्यम से, चाहे कहानियों के माध्यम से लोगों को प्रस्तुत किया है। और बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कथाक्रम, उसमें भी कहानी है पुरस्कार। तो पुरस्कार कहानी में मधुलिका के जीवन के माध्यम से ये दिखाया गया है कि मधुलिका ही आपके देश में ऐसी ऐसी बेटियां हुई हैं जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए
अपने प्रेम को न्योछावर कर दिया और मृत्यु दंड तक को जो स्वीकार करना उन्होंने जो है अच्छा समझा। तो भारतीयों में जागृत करना चाहता है कि भारतीय उठो और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, यानी कि स्वाभिमान, देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत करना ऐतिहासिक कथा वस्तु के माध्यम से ये जयचंद्र प्रसाद का उद्देश्य रहा है। इसलिए सभी कहानियों में उन्होंने ऐतिहासिक परिवेश या ऐतिहासिक प्रसंगों को लिया। आइए जानते हैं जीवन के अगला जो विशेषता है जीवन के विविध आयाम। जयचंद्र प्रसाद का एक पक्ष सामाजिक पक्ष था, समाज को उद्धार या एक शुद्धता प्रदान करनी है, तो एक साहित्यकार एक नई दिशा दे सकता है। वो किस प्रकार है? वो अपने पात्रों के माध्यम से ऐसे आदर्श प्रस्तुत करेगा जिससे कि समाज के लोग एक नई सीख ले, नई दिशा प्रदान करें। और वो जीवन के विविध आयाम, चाहे प्रेमी प्रेमिका के प्रसंग हो, तो वहां जयचंद्र प्रसाद ने पुरस्कार कहानी को हम ले सकते हैं कि प्रेम में गिव एंड टेक नहीं होना चाहिए, लेने देने की बात नहीं होनी चाहिए कि वो प्रेम करे ना करे, वो कितना प्रेम करता है, वो कितना प्रेम करती है, इस प्रकार के सवालों का कोई यहां औचित्य नहीं बनता। जयचंद्र प्रसाद कहते कि त्याग और बलिदान, और वो त्याग और बलिदान का जो प्रेम दिखाया जाता है वो पुरस्कार कहानी में दिखाया। उसके अलावा मजदूर का जीवन, मजदूर भी समाज के लिए अहम खड़े होता है। राजा रानी, सेवक, प्रहरी, सामंत वर्ग, ये समाज के विभिन्न जीवन के आयाम हैं। माँ, बेटी, पिता, पुत्र आदि, इन सभी जीवन के विविध प्रसंगों का वर्णन किया है। और इनमें कुछ कहानियां ली हमने। चंदा, रसिया बालन, शरणागत, कलावती की शिक्षा, बंजारा, गुंडा, अणबोला आदि कहानियों में जीवन के विविध आयाम दर्शाए गए। और जीवन के विविध आयाम में इनके सबसे जो प्राथमिकता की नारी चेतना को दिखाना चाहते हैं। अब आइए बात करते हैं राष्ट्रीय भावना। अगली विशेषता है कि राष्ट्रीय भावना। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि ऐतिहासिक विषय वस्तु कि राष्ट्रीय भावना ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय के कवि हैं, जिस समय वैसे तो कहे जाते हैं कि छायावाद के कवि हैं और छायावाद के समानांतर एक और काव्यधारा चलती है, जिसके प्रमुख कवियों के रूप में दिनकर जी को, मैथिली शरण को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, माखनलाल चतुर्वेदी को जो है जाना जाता है। कि जयचंद्र प्रसाद भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे थे। उन्होंने भी वो क्रम जो एक कवि का क्रम होता है उसकी लेखनी के माध्यम से विभिन्न जो राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण कविताएं लिखी हैं। और उन कविताओं के माध्यम से विशेषकर इस यहाँ हम कविताओं की बजाय कथाओं का ध्यान ज्यादा बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हम कविताओं की भी बात कर सकते हैं क्योंकि वो ऊपर हमने पहले बताया वो कवि के रूप में प्रसिद्ध है, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध। बहुत सारे विद्यार्थियों में द्वंद्व हो सकता है कि साहित्यकार के रूप में हम यहाँ जयचंद्र प्रसाद को जान रहे तो कविताओं की बात करें। कविताओं की भी बात कर सकते हैं, कहानियों की भी बात कर सकते हैं, निबंधों की भी बात कर सकते हैं, नाटकों की भी बात कर सकते हैं। और सभी के माध्यम से इन्होंने एक राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना चाहा। और जैसे कि फिर वही पुरस्कार कहानी वाला जो उदाहरण है कि वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, जो मातृभूमि के प्रेम के लिए वो अपने उन सभी पदों, कहानी के कथानक के अनुसार पुरस्कार कहानी में मधुलिका रानी बन सकती थी अगर वो अरुण के साथ जो योजना बनाई थी कौशल राज्य को जीतने की, जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने रानी बनने की बजाय जो है अपनी मातृभूमि से प्रेम के हमको याद आया कि उसके पिता ने कैसे जो है उस राज्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, और ऐसे में वो देश के साथ, राज्य के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। इसी प्रकार ध्रुव स्वामी नाटक में ध्रुव स्वामी ने का रामगुप्त के साथ विवाह हुआ है, लेकिन राज्य की भलाई के लिए वो जो है वो पतिव्रता नारी जो है अपने पति को छोड़कर चंद्रगुप्त से पुनर्विवाह करती है, क्योंकि जो सभासद, जो सभाजन थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने रामगुप्त की मृत्यु के बाद राज्य की भलाई के लिए ध्रुव स्वामी को पुनर्विवाह करने की सलाह दी थी। तो यहाँ त्याग और बलिदान की भावना के माध्यम से ये जागृत करना लेखक का उद्देश्य रहा है कि लोगों उठो, आपके देश में ऐसी ऐसी जो है नारियां हुई हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रेम के लिए, राज्य की भलाई के लिए जो बड़े बड़े बलिदान किए हैं, और उन बलिदानों के माध्यम से भारतीयों में भी वो स्वाभिमान की भावना भरना लेखक का उद्देश्य रहा है।
अब आइए बात करते हैं उदात्त प्रेम। उदात्त प्रेम में फिर हम पुरस्कार कहानी में मधुलिका का और अरुण का प्रेम ले सकते हैं, और ध्रुव स्वामी नाटक में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी का प्रेम, ये दो कथाओं के माध्यम से हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ न्याय कर सकते हैं। पुरस्कार कहानी में मधुलिका प्रेम करती है अरुण से, और अरुण के साथ एक अभियान वो कर चलाती है जिसमें वो श्रावस्ती के किले पर अधिकार करना चाहता है और राजा बनना चाहता है। मधुलिका उसमें शामिल होती है, लेकिन उसको पश्चाताप होता है और अपने सब अपराध बोध स्वरूप, पश्चाताप स्वरूप वो सारी कहानी राजा को जाकर बता देती है। तो राजा जब उसको पुरस्कार मांगने के लिए कहता है तो मधुलिका कहती है कि नहीं, मुझे पुरस्कार अगर देना है तो मुझे मृत्यु दंड दीजिए, क्योंकि मैंने एक सच्ची राष्ट्रभक्त का फर्ज निभा दिया है। और फिर जो है वो मधुलिका अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है अब मैं एक सच्ची प्रेमिका का जो है उस रूप को भी मैं निभाऊंगी, और वो अरुण के पास खड़ी हो जाती है और अपने लिए मृत्यु दंड मांगती है, प्राण दंड मांगती है। इसी प्रकार ध्रुव स्वामी नाटक में चंद्रगुप्त से प्रेम करते हुए जबरदस्ती या छल कपट से विवाह रामगुप्त से हो जाता है, लेकिन अंतर्मन से वो प्रेम करती है चंद्रगुप्त से, लेकिन कभी कह नहीं पाती और ना ही कभी उनसे मिलने का प्रयास करती है, लेकिन वो अंतर्मन से प्रेम करती है। कोई भी उसमें छल कपट नहीं है, कोई भी मिलन की या वियोग की कोई मनोवृत्ति उसमें नहीं दिखाई। एक उदात्त प्रेम दिखाया गया है कि वो अंतर्मन में, वो आत्मा का प्रेम है, वो शरीरी प्रेम नहीं है, उसमें मिलन की या वियोग की जो है तीव्रता नहीं है, वो अंतर्मन से प्रेम करती है, और वो प्रेम ध्रुव स्वामी नाटक में भी दिखाया गया है। अब बात करते हैं भाषा शैली। जयशंकर प्रसाद की, जैसे कि हमने ऊपर ही बताया, व्यक्तिगत जीवन में वो संस्कृत के विद्वान थे, परिवार की संस्कृत के विद्वानों से भरा हुआ था, तो ऐसे में वो संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और बहुत इनको जो है भाषा, जो काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है, शब्दों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास ये जयशंकर प्रसाद चित्र प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। और ये मूल रूप से कवि हैं, भले ही जो है गद्यकार के रूप में भी उन्होंने पहचान बनाई, जैसा कि हम विभिन्न नाटकों में देखते हैं कि नाटकों की कथानक में जब भी कोई भावपूर्ण कोई प्रसंग आता है तो जयशंकर प्रसाद का कवि हृदय डोल उठता है। तो ऐसा ही जो उनका जो भाव प्रसंग आता है, जब चंद्रगुप्त नाटक में कार्निलेशिया अपनी मातृ पाटलिपुत्र से जब वापस जा रही होती है अपनी पिता की भूमि पर, तब उनको जो है भारत भूमि के प्रति जो उनका प्रेम आता, अरुण मधु में देश हमारा जान अस्तित्व को मिलता है एक सारा, वो कविता है। लेकिन कवि तब उनका कहीं कहीं झलकता दिखाई पड़ता है गद्यकार के रूप में भी। अब और उनके कहानियों में या गद्यकार के रूप में उन्होंने मुख्यतः 3 शैलियों को लिया है। पहली है वर्णनात्मक शैली, और फिर विश्लेषणात्मक शैली, और फिर जो है संवादात्मक शैली, जो इनकी कहानियों में दिखाई पड़ती है। नाटकों में विभिन्न शैलियों का प्रयोग उन्होंने भारतीय पाश्चात्य शैली का प्रयोग किया है। उपन्यासों में भी इसी प्रकार जो है इन्होंने वाले उपन्यासों में वर्णन, विश्लेषण, गवेषणात्मक, विचारात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का भी बहुत जगह प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक शैली का जो उदाहरण है, जो ध्रुव स्वामी नाटक में कुबड़े वाली जो प्रसंग आती है, जो प्रतीकात्मक एक नाटक करते हैं रामदूत को के ऊपर व्यंग करने के लिए, तो इनकी भाषा में प्रतीकों का प्रयोग है, वर्णन विश्लेषणात्मकता का प्रयोग है और संवादात्मक शैली, ये तीनों वर्णन, विश्लेषण और संवादात्मक शैली का प्रयोग मुख्यतः उपन्यास में, नाटक में और कहानियों में मिलता है। और कहीं कहीं जब हम कवि के रूप में देखते हैं तो ये एक सदे हुए कवि भी नजर आते हैं,
वो बात यहाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती, क्योंकि हम इनको एक कहानीकार के रूप में आज पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जिज्ञासु विद्यार्थी है वो यहाँ उसका भी वर्णन कर सकते हैं। और इस प्रकार हम जयशंकर प्रसाद का जीवन और उनका साहित्यिक परिचय जान पाए। उम्मीद करता हूँ इस व्याख्यान के माध्यम से जो विद्यार्थी जयशंकर प्रसाद के जीवन, उनके साहित्यिक परिचय से रूबरू होना चाहते हैं, उनको इस व्याख्यान के माध्यम से उनके बहुत सारे सवालों का हल मिलेगा। धन्यवाद।